अब हम आ जाते हैं सीधा अदर सोर्सेज की तरफ और उसकी रिवीजन करते हैं। और अदर सोर्सेज के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं होता टैक्सेबल करने का। सिंपल क्या करना होता है, जो आपकी एक टेबल बनानी होती है, कैसे टेबल बनानी होती है, ऐसे टेबल बनानी होती है, और यहां पर जो जो अमाउंट आती जाएगी, जैसे गिफ्ट आ गया या फिर क्या कहते हैं कुछ भी डिविडेंड आ गया, डिविडेंड आ गया, तो ऐसे लिखते जाएंगे और यहां पर टैक्सेबल करते जाएंगे और ये टोटल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है बस अदर सोर्सेज का फॉर्मेट। इसके अलावा अदर सोर्सेज में क्या टैक्सेबल होता है, अगर लैंड है, अगर लैंड आपने किराए पे दी है तो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। या फिर क्या कहते हैं, लैंड को अगर आपको रेंट पे देना बिजनेस है तो पीजीपी में जाएगा, अदरवाइज यहां पर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा कंपोजिट रेंट होता है। कंपोजिट रेंट क्या होता है कि मान लो कोई घर है, घर के अंदर फर्नीचर भी है, सबको इकट्ठा किराए पे दिया गया है, तो इकट्ठा किराए पे दिया गया है तो उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। और वो कंपोजिट रेंट अगर आप अलग अलग कर सकते हो तो घर का रेंट तो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में, और दूसरा जो रेंट है वो जो अपना फर्नीचर का रेंट है वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज। बट अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो सारा का सारा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज, अगर तुम्हारा बिजनेस ना हुआ तो। कैपिटल गेन के अंदर एक आइटम आई थी एडवांस मनी फॉरफिटेड, जो कि है आफ्टर 1/4/2014, वो भी टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज के अंदर। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये ज्यादा एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है गिफ्ट। गिफ्ट की सीधे बात करते हैं अपने टैक्सेबिलिटी की। गिफ्ट अगर हमें मिला हो एम्प्लॉयर से तो टैक्सेबल होता है सैलरी के अंदर। गिफ्ट अगर हमें मिला हो अपना जो है क्लाइंट से तो टैक्सेबल होता है पीजीपी के अंदर। बाकी सारे गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं कहां पर, अदर सोर्सेज के अंदर। तो अदर सोर्सेज के अंदर जो गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो कैश वाले गिफ्ट भी हो सकते हैं। और सीधा इस चार्ट पे आ जाइए, बाकी की चीज जो है रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए। तो इस चार्ट पे सीधा जो है सेक्शन नंबर है 56 to 10, इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर तीन चीजें आती हैं। पहली चीज है अपने पास कैश, दूसरी चीज है अपने पास मूवेबल एसेट, स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट, ठीक है, और तीसरी चीज होती है हमारे पास इमूवेबल एसेट। जो कैश होता है, कैश अगर हमें एक साल में एग्रीगेट सबसे मिलाकर एग्रीगेट, इन तीनों की कैटेगरी अलग अलग क्यों की गई है, क्योंकि तीनों के लिए 50-50 हजार की लिमिट क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए कैश को अलग करना है और मूवेबल एसेट को अलग करना है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग करना है। तो हमें कैश के बारे में बात करनी है। एक साल में सब लोगों से मिलाकर जितना भी तुम्हें कैश मिला है, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो क्या हो जाता है, फुली टैक्सेबल हो जाता है, फुली टैक्सेबल। जैसे मान लेते हैं मुझे खुशी, ये विधि, ये इन सबको मिलाकर मान लेते हैं मेरे को मिला 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 1 लाख क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ऑल्दो खुशी ने दिया 10,000, उसने दिए 15, उसने दिए 20, उसने दिए 25, सारों के सारों ने जो है क्या कहते हैं 50 से क्या दिए कम, लेकिन फिर भी मुझे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज, देन इट विल बी फुली टैक्सेबल। तो ये हो गया हमारा कैश वाला पार्ट। तो ये सेकंड जो आपका सेंटर वाला पार्ट है ये हो गया। अब आते हैं अपना जो है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में पहले तो ये बात समझनी है कि आपको कार वगैरह जो मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती है, आपको मोबाइल मिलता है, बाइक मिलती है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एसेट टैक्सेबल होती है, और स्पेसिफाइड होता है एक तो डीजे सोप। ये डीजे सोप कहां से आया, कैपिटल गेन के अंदर एक वर्ड बताया था मैंने आपको, डीजे सोप, डी से ड्राइंग, जे से ज्वेलरी, एस से स्कल्पचर, ओ से अदर वर्क ऑफ आर्ट, ए से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और पी से पेंटिंग। ये जो चीजें हैं ये वहां पर भी कैपिटल एसेट बनती थी और यहां पर भी जो है क्या कहते हैं अपना टैक्सेबल होती है। साथ में इसमें कुछ जुड़ गया जैसे कि सिक्योरिटीज में शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ये भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा और क्या जुड़ गया इसके अंदर, बुलियन जुड़ गया। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये तो अमेंडमेंट आई है। वर्चुअल डिजिटल एसेट ये तो अमेंडमेंट आई है, ये पहले नहीं होता था कि जो मई 24 के अंदर ये नया वर्ड ऐड हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये पहले जो है नहीं हुआ करता था। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये है आपकी अमेंडमेंट वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो यानी कि क्या है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट भी अब क्या हो जाएगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट। और इसके अलावा आपका बुलियन हो गया, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, ज्वेलरी, बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर, ये सारी चीजें अगर मिलेंगी हमें किसी से भी तो ठीक है। और अगर ये ज्यादा होंगी किससे, 50,000 रुपए, इसमें भी हमें क्या चेक करना है, एग्रीगेट चेक करना है। जैसे कि खुशी ने कुछ मान लो गोल्ड दिया, उसने शेयर दिए, उसने जो है क्या कहते हैं अपना बिटकॉइन दिया, इसने कुछ और दिया, तो ऐड करते 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 जो है हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इनकी, क्या चेक करेंगे, एफएमवी, क्या चेक करेंगे, एफएमवी। कैश में एफएमवी चेक नहीं करते क्योंकि नगद रोकड़ा है, उसकी क्या एफएमवी है। तो हमें ये जो एसेट्स हैं इनकी क्या चेक करनी पड़ती है, एफएमवी। अगर इनकी एफएमवी जोड़कर जो सबसे मिला, जोड़कर 50,000 से क्या है ज्यादा, तो सारा का सारा क्या हो जाता है, टैक्सेबल।
तो ये हो जाता है आपका टैक्सेबल 50,000 रुपीज, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो मेरे को 1 लाख के गिफ्ट मिले तो सारे के सारे मेरे को क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में देखो बीच में क्या लिख रखा है, लो कंसिडरेशन। ये क्या पॉइंट है भाई, मूवेबल, जो मूवेबल चीजें मिली है ना, इसके भी दो पार्ट करने हैं, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। सर कैश में तो नहीं करवाए दो पार्ट, भाई कैश विद कंसिडरेशन कैसे हो सकता है कि तुम ये बोलोगे कि ये लो सर 60,000 रुपए, लेकिन 60,000 रुपए लेने के लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कैश में तो विद कंसिडरेशन नहीं हो सकता, वहां तो सारा का सारा गिफ्ट ही होता है। लेकिन मूवेबल एसेट के केस में क्या हो सकता है, विद कंसिडरेशन। तो विद कंसिडरेशन के केस में क्या करना है, विद कंसिडरेशन के केस में क्या करना है बताओ बच्चों। हाँ, हमें क्या करना है, विद को अलग करना है, विदाउट को अलग। अच्छा, और दोनों के लिए 50,000 की लिमिट क्या क्या है, अलग अलग है। विद के लिए 50 की लिमिट अलग है, विदाउट के लिए 50 की लिमिट अलग है। तो जो विद कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन क्या होता है, विद कंसिडरेशन में हमें देखना है कि भाई अपना जो है एफएमवी ऑफ द ऑल द एसेट्स रिसीव्ड माइनस के कंसिडरेशन, ये हो गया आपका जो भी आएगा उसको हमें कंपेयर करना है किससे, क्या वो 50,000 से ज्यादा है, यस, तो क्या हो जाएगा फिर आपका टैक्सेबल। ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में जो है आपका जो विदाउट कंसिडरेशन था, वहां सिर्फ हमें चेक करना था एफएमवी, अगर वो 50,000 से ऊपर है तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। सर को एग्जाम्पल करके बताओ, तो अभी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसको जो है क्या कहते हैं, अपना मान लेते हैं मिलता है गोल्ड मिलता है जिसकी एफएमवी है 40,000 रुपए। ठीक है। दूसरा इसको क्या मिलता है, दूसरा इसको मिलता है मान लेते हैं किसी और बंदे से मिलता है, इसने शेयर्स मिलते हैं, शेयर्स की एफएमवी जो है वो मान लेते हैं इसकी भी 40,000 रुपए है। फिर किसी और जगह से इसको कुछ और मिलता है, जैसे कि मान लेते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो उसकी एफएमवी मान लेते हैं 40,000 रुपए है। अब क्या होता है, अब जो है क्या कहते हैं, जो शेयर्स मिले हैं इसको, लेकिन शेयर्स के लिए इसको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है, यानी कि ये हो गया आपका विद कंसिडरेशन, 10,000 रुपए कंसिडरेशन देना पड़ता है। और गोल्ड के लिए भी मान लेते हैं कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है, मान लो 15,000 रुपए कंसिडरेशन देना पड़ता है। ठीक है। और वर्चुअल डिजिटल एसेट पूरा का पूरा मिलता है फ्री। ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाली चीज है। अब इस केस में आप कैसे करोगे, तो इनमें दो चीजें जो है अपना, हाँ साथ में मान लेते हैं, मैं बोलता हूं कैश भी मिला है इसको, कैश भी मिला है, क्या कहते हैं मान लेते हैं 40,000 रुपए का कैश भी मिला है। तो कैश के लिए 40,000 के लिए 50,000 की लिमिट जो वो क्या है अलग, तो ये कैश तो टैक्सेबल होगा नहीं, इसको कर देंगे साइड। इसके बाद मूवेबल के लिए भी लिमिट अलग है, बट मूवेबल में भी दो अलग अलग हैं, एक है विद कंसिडरेशन, एक है विदाउट। अब इसमें ये वैसे तीनों मूवेबल हैं, ये भी मूवेबल है, तीनों मूवेबल है, बट मूवेबल में भी ये वाला तो है विदाउट कंसिडरेशन, बाकी दोनों है विद कंसिडरेशन। तो इस विदाउट वाले की 50 की लिमिट क्या है अलग, तो विदाउट वाले जितने भी होते उन सबको जोड़ लेता मैं, तो उन सबको जोड़कर अगर वो 50,000 से कम है तो वो क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। मेरे एग्जांपल में विदाउट वाला एक ही है, मेरे एग्जांपल में विदाउट वाला क्या है एक ही है, और वो 50,000 से क्या है कम, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। इसके बाद विद वाले कितने हैं दो, तो हमें इन दोनों की एफएमवी को ऐड करना है, जो कि कितना आ गया 80,000, माइनस करना है इसमें से कंसिडरेशन कितना है 25,000, कितना आ गया 55,000, दैट इज ग्रेटर देन 50,000। इसका मतलब फुली टैक्सेबल मतलब 80 टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल होगा एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही लिख रखा है यहां पर कि भाई अपना एफएमवी माइनस कंसिडरेशन जो है टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने जो है क्या कहते हैं सफिशिएंट समझा दिया है, अगर नहीं समझ आया इसको दोबारा देखो। आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटे इमूवेबल प्रॉपर्टी में खासियत है, वो खासियत क्या है, यहां पर प्रॉपर्टी हिसाब करना है, पर प्रॉपर्टी। मान लेते हैं मेरे को खुशी से भी प्रॉपर्टी मिली, और मान लेते हैं यहां से भी भारतीय से भी प्रॉपर्टी मिली, दोनों से प्रॉपर्टी मिली, लेकिन दोनों की एफएमवी चेक नहीं करनी, यहां क्या चेक करनी होती है एसडीवी। दोनों की एसडीवी थी 40,000 रुपए, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी एग्जम्प्ट। ऑल्दो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 80,000, जो कि 50,000 से क्या है ज्यादा, बट स्टिल ये क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर प्रॉपर्टी चेक करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। यहां पर भी क्या होगा, दो कैटेगरी बनेंगी, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में तो सिर्फ हमें एक ही चीज चेक करनी है, क्या एसडीवी 50,000 से ज्यादा है पर प्रॉपर्टी। अगर एसडीवी 50,000 से ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो है क्या कहते हैं अपना वो जो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी 50 से वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे भारतीय से मिली 60,000 की प्रॉपर्टी, उससे मिली 40,000 की, 40,000 वाली एग्जम्प्ट हो जाएगी, 60,000 वाली क्या हो जाएगी मेरे को
पूरी टैक्सेबल पूरा का पूरा 60,000, यानी कि एसडीवी। यहां चेक क्या करते होते हैं, एसडीवी या एफएमवी चेक नहीं करते, तो यहां एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी 60,000 रुपए। इसके बाद राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या होता है, राइट हैंड साइड पे होता है अपना जो है विद कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है विद कंसिडरेशन चेक करेंगे तो यहां दो चीजें चेक करनी होती हैं। एक तो होता है एसडीवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी ग्रेटर देन 50,000, और दूसरा होता है एसडीवी शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। बीच में होता है एंड, दोनों चेक करना होता है। एंड शुड बी ग्रेटर, ग्रेटर का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको टैक्सेबल होता है एसडीवी माइनस कंसिडरेशन। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड में अलग जाना है जो कि है विदाउट कंसिडरेशन, राइट हैंड साइड में अलग जाना है जो कि है विद कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में सिर्फ एक ही काम करना है, एसडीवी इज ग्रेटर देन 50,000 तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर प्रॉपर्टी देखना है, और विद कंसिडरेशन भी हमें पर प्रॉपर्टी देखना है, बट वहां दो कंडीशन चेक करनी है। एक है एसडीवी माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000 रुपए, एंड एसडीवी शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर क्या हो जाता है, टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल नहीं होता, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन टैक्सेबल होता है। और बाकी जो है क्या कहते हैं अपना, बस हम समझ चुके हैं इतना, और बाकी की जो बातें हैं वो आप एग्जांपल खुद पढ़ने पड़ेंगे, आपको काफी ज्यादा डिटेल हो जाएगी अगर सारे एग्जांपल कराऊंगा तो। हाँ, बस इतनी बात ये आती है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कंसेप्ट का पार्ट है कि अगर आपके ऊपर 56 to 10 लग गया, मान लेते हैं खुशी ने मेरे को कोई बिल्डिंग गिफ्ट की और मेरे ऊपर वो उसकी एफएमवी थी 1 लाख रुपए, तो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए क्या हो गया, टैक्सेबल। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल मुझे गिफ्ट मिला। अब मैंने मान लेते हैं 2 साल बाद मैंने क्या किया, 2 साल बाद ये बिल्डिंग बेची, ये घर बेचा, तो वो 2 साल बाद जो है जब मैं बेचूंगा 1 करोड़ का बिका, तो मेरे को इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी जिसके ऊपर मैं टैक्स पहले देकर आया था, एसडीवी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एसडीवी, और अगर मुझे मूवेबल मिली होती तो फिर एफएमवी जो है ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, वो मेरी क्या बन जाती है, कॉस्ट। बट मान लेते हैं खुशी ने मेरे को गिफ्ट दिया और वो उसकी वैल्यू थी 50,000 से कम, तो मेरे को टैक्सेबल नहीं हुआ, 56 स्टूडेंट नहीं लगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि हम जब मैं इस, मान लो गोल्ड मिला मेरे को खुशी से और वो मुझे टैक्सेबल नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस गोल्ड को बेचूंगा मेरी कॉस्ट क्या बनेगी, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वो बनेगी। तो उस केस में इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से करेंगे, सब कुछ प्रीवियस ओनर से करेंगे, जो हम ऑलरेडी कैपिटल गेन चैप्टर में कर चुके हैं। इस चैप्टर में तो सिर्फ यही देखेंगे कि अगर मुझे जो है क्या कहते हैं गिफ्ट मिला है या मैंने कम कंसिडरेशन पे खरीदा है और मेरे को 56 स्टूडेंट में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अगर मेरे को कुछ भी 56 स्टूडेंट में टैक्सेबल होता है तो फिर उस केस में मेरी कॉस्ट क्या बनती है, उस केस में मेरी कॉस्ट बनती है या तो एसडीवी या फिर अपना जो है एफएमवी, जो भी गिफ्ट की डेट पे होगी। तो ये जो है क्या कहते हैं आपका कंसेप्ट है। ऑल्दो एग्जाम में थोड़ा सा जो है कम पूछा जाता है, बट है टिपिकल सा कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, एक और बात आती है कि गिफ्ट तभी टैक्सेबल होता है जब रेसिपिएंट के लिए वो कैपिटल एसेट हो। गिफ्ट तभी टैक्सेबल होता है जब रेसिपिएंट के लिए वो कैपिटल एसेट हो। अगर जो है रेसिपिएंट के लिए वो क्या होता है, अगर रेसिपिएंट के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड होता है तो उसको टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो सस्ता खरीदेगा तभी तो बेच पाएगा महंगा। तो उस केस में जो सस्ता, जितना सस्ता खरीदेगा वो उसकी कॉस्ट बनेगी और जितना महंगा बेचेगा वो उसका सेलिंग प्राइस, तो पीजीबी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर उसके लिए कैपिटल एसेट क्या है, एक अगर जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है वो क्या है उसका कैपिटल एसेट, तो 56 स्टूडेंट आपको चेक करना है। इसके अलावा 56 स्टूडेंट तब भी नहीं लगता जब ये वाले केसेस होते हैं एमआरआई, डीटी, एचयूएल। एमआरआई, एम से मैरिज, खुद की मैरिज पे मुझे ही गिफ्ट मिला तो सारा का सारा क्या है, एग्जम्प्ट। किसी से भी गिफ्ट मिले, मामा फूफा नाना जिनसे भी गिफ्ट मिले वो सारा जो है क्या कहते हैं अपना, उनसे तो वैसे ही एग्जम्प्ट है, क्योंकि एमआरआई, आर है रिलेटिव से कभी भी गिफ्ट मिले और मैरिज पे किसी से भी गिफ्ट मिले, दोनों ही केस में एग्जम्प्ट रहता है। एमआरआई, इनहेरिटेंस, पिताजी मर गए गिफ्ट मिले, एग्जम्प्ट रहता है। कोई और मर गया, दादाजी, कोई चाचा जी, कोई भी मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ गया, एग्जम्प्ट रहता है। एमआरआई, डी, डेथ, वो भी वही है, सेम है। टी से ट्रस्ट से कुछ मिलता है, इसका एक आधा क्वेश्चन भी है जो शायद अपना जो है हाँ
तो एक आधा क्वेश्चन भी है जो आपके क्वेश्चन बैंक में गिवन है कि भाई ट्रस्ट से अपना गिफ्ट मिला तो वो एग्जाम्प्ट रहता है, क्योंकि ट्रस्ट का काम ही दान करना होता है। तो MRI DT, उसके बाद H हॉस्पिटल से गिफ्ट मिले एग्जाम्प्ट है, U यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिले एग्जाम्प्ट है, L लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिले एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा था 50 जो कुछ और ट्रांसफर हैं सेक्शन 47 के जो ट्रांसफर हैं, जैसे कि होल्डिंग से सब्सिडरी या डिमर्जर वगैरह, उनमें भी जो प्रॉपर्टी जाती है अपना होल्डिंग से सब्सिडरी कंपनी को प्रॉपर्टी जा रही है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगी, उस पर भी 56 स्टूडेंट नहीं लगेगा। तो जो ट्रांसफर 47 सेक्शन में एग्जाम्प्ट है उन केस में भी जो है क्या कहते हैं ये 56 स्टूडेंट नहीं लगता है। तो ये है आपका केस, जिसमें मोस्टली तो जो एग्जाम में आता है वो मैरिज या रिलेटिव यही आता है, बाकी सारे तो मैंने कभी देखे नहीं एग्जाम में आते हुए। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिर हमें डेफिनेशन करनी थी भाई, ये डेफिनेशन मैं हाँ नीरज सुमर को याद आ गया कि भाई उसकी डेफिनेशन कराई थी, लेकिन मैं दोबारा से ही नहीं करा सकता, रिवीजन है। यहां पर तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा क्या कि भाई खुद के ऊपर वाले क्या होते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर असेंडेंट, यानी कि पिताजी माताजी ऊपर वाले होते हैं। इसके अलावा जो है उनसे ऊपर वाले दादा दादी, ये इनसे गिफ्ट मिलता है तो क्या रहता है एग्जाम्प्ट। फिर नीचे वाले कौन होते हैं, नीचे वाले होते हैं डिसेंडेंट, यानी कि आपके बच्चे, ठीक है, बच्चे लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, या बच्चों के बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पोता पोती, उनसे भी गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट रहता है। अब इन सबके स्पाउसेस भी कवर्ड होते हैं, यानी कि जो है पिताजी हैं तो उनकी तो माताजी, और दादा हैं तो उनकी दादी नहीं आपकी दादी, वो कवर हो गया। इसके अलावा खुद की स्पाउस से गिफ्ट मिले वो भी एग्जाम्प्ट है, बच्चों की स्पाउस से गिफ्ट मिले तो भी एग्जाम्प्ट है। आपका बेटा है, बेटे की शादी हो चुकी है, उससे गिफ्ट मिलेगा तो भी एग्जाम्प्ट है बहुरानी से, या फिर क्या कहते हैं बच्चे हो चुके हैं, पोता पोती है, उनकी भी शादी हो चुकी है, वहां से गिफ्ट मिलता है तो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। तो ये हम ऊपर नीचे वाला सारा सिस्टम कर चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चलता है, लेफ्ट हैंड साइड में चलता है भाई हमारा सबसे पहले भाई आता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे भाई बहन, उनसे गिफ्ट मिलता है एग्जाम्प्ट है। उनकी स्पाउसेस, भाई की बीवी और भाई और बहन का जो पति है, उनसे गिफ्ट मिलता है तो भी एग्जाम्प्ट है। फिर चलते हैं पिताजी वाली साइड। पिताजी के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं जो उनके भाई हैं, पिताजी के भाई को बोलते हैं चाचा या ताऊ, उनसे गिफ्ट मिले तो एग्जाम्प्ट है, उनकी बीवी से मिले तो भी एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा पिताजी की जो बहन होती है बुआ बोलते हैं, उनसे भी एग्जाम्प्ट है, और उनके अगर पति हैं उनसे भी एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिर आते हैं अपन वाइफ की साइड। वाइफ की साइड सास ससुर होते हैं, उनसे गिफ्ट मिले तो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा वाइफ के साइड जो है क्या कहते हैं, अपना वाइफ का जो भाई होता है साला बुलाया जाता है, उससे मिले तो भी एग्जाम्प्ट है, उसकी बीवी से मिले तो भी एग्जाम्प्ट है, साले से मिले तो भी एग्जाम्प्ट है, उसके पति से मिले तो भी एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो है फिर आते हैं मम्मी वाली साइड। मम्मी के भाई बहन जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मामा मामी नहीं मामा और मासी, ठीक है, उनके स्पाउसेस, उनसे मिले तो भी एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बस बहुत सारे हो गए, इतने इससे ऊपर नहीं आता है एग्जाम के अंदर, तो ये हो गया। बट इसमें एक बात खास ध्यान रखनी पड़ती है, वो क्या होती है रिलेटिव वाली, कि भाई अगर एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए कौन रिलेटिव होता है, एचयूएफ के लिए उसके मेंबर्स रिलेटिव होते हैं, बट मेंबर्स के लिए एचयूएफ रिलेटिव नहीं होता। मतलब अगर मुझे मेरी एचयूएफ से गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगर एचयूएफ को गिफ्ट करता हूं तो उसको एग्जाम्प्ट रहेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपन आगे चलते हैं, जो कि है अपना एसडीवी, जो भी मैंने इतनी देर से डिस्कस करी, एसडीवी, तो एसडीवी कौन सी लेनी होती है। एसडीवी का वही रूल लगता है कि भाई अगर आपने थोड़ा सा पार्ट कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हो एग्रीमेंट से पहले तो एग्रीमेंट के लिए नहीं होती है, अदरवाइज आपको ट्रांसफर के लिए नहीं होती है। और अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप केस रेफर कर सकते हो किसके ऊपर, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ठीक है, और फिर वो बताएगा क्या वैल्यू होगी। इसके बाद आता है अपने पास जो है जो अमेंडमेंट आई थी कोविड के टाइम पे जो पैसा मिलता है, तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, बात आती है कोविड के टाइम पे, जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता इस टॉपिक को। कोविड के टाइम पे जो है अगर आपको किसी से भी कोई पैसा मिलता है, किसी से भी कोई पैसा मिलता है और वो पैसा आपने खर्च कर दिया, कहां खर्च कर दिया, कोविड की ट्रीटमेंट के ऊपर, मतलब किसी से भी गिफ्ट मिलता है, मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे को इस साल में 1 लाख रुपए गिफ्ट मिला है, वो 1 लाख रुपए मेरे को टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि कैश गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज क्या होता है, टैक्सेबल। बट अगर मेरे को पैसा मिला है किस चीज के लिए, कोविड, मेरे को कोविड था उसके इलाज के लिए पैसा मिला है, तो क्या रहेगा वो एग्जम्प्ट। या फिर मेरी फैमिली को कोविड था और मैंने उनके इलाज में पैसा लगा दिया, तो क्या रहेगा मुझे एग्जम्प्ट। फैमिली में कौन आता है, फैमिली में स्पाउस, बच्चे, और ये तो हमेशा ही आते हैं, भाई बहन और मम्मी पापा तभी आते हैं जब वो क्या होते हैं डिपेंडेंट।
तो इसके अलावा अब आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस आती हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो इलाज में पैसा लगाया है उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 6 महीने के अंदर अंदर सारा खर्चा आपने किया होना चाहिए। मान लो मेरे को 1 लाख रुपए मिले और 1 लाख रुपए और उसी दिन मेरे को कोविड हुआ और उसके 6 महीने के अंदर अंदर सारा आपने खर्चा कर दिया होना चाहिए, तभी आपको एग्जामिशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ये तो आता है इलाज पे खर्चा, जो इलाज में खर्चा होता है वो एग्जम्प्ट होता है। अगली बात आती है डेथ हो गई, यानी कि या तो जो है फैमिली मेंबर आपके जो है कोई फैमिली मेंबर है उसकी डेथ हो गई और आपको पैसा मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि एसएससी खुद मर जाता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, फैमिली मेंबर को ही मिलेगा। तो फैमिली मेंबर की डेथ के बाद आपको पैसा मिलता है, तो पैसा 2 जगह से मिल सकता है। एक पैसा मिल सकता है एम्प्लॉयर से। किसका एम्प्लॉयर? डिजीज्ड, वेरी गुड, जो मरा है उसका एम्प्लॉयर। तो जो मरा है उसका एम्प्लॉयर, उससे पैसा मिलता है। तो कोई भी अमाउंट, जितनी अमाउंट मिलेगी अनलिमिटेड अमाउंट, वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट रहेगी अगर डेथ हुई है ड्यू टू कोविड। और अगर किसी और पर्सन से, कोई अमीर बंदा है, संस्था वगैरह, संस्था से तो वैसे एग्जाम्प्ट रहता है, ट्रस्ट से तो वैसे एग्जाम्प्ट रहता है, लेकिन किसी और पर्सन से कोई पैसा मिलता है तो वहां 10 लाख रुपए की लिमिट है, टोटल पैसा ऐड करके 10 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट रहेगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहां पर भी वही कंडीशन है कि जो बंदा मरा है उसकी डेथ कैसे होनी चाहिए। तो यहां मैंने नीचे डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम देखो क्या है कि सबसे पहले कोविड हुआ, कोविड होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है डेथ होनी चाहिए और डेथ होने के 12 महीने के अंदर अंदर पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसा है, और इसके आपको डेथ का डेथ सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा और कोविड के टेस्टिंग की रिपोर्ट रखनी पड़ेगी आपको सबूत के लिए। इसके बाद जो है अगला टॉपिक आता है कि भाई अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो शेयर इशू करती है, वो शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, यानी कि उसका इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। और क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन थी इसमें कि शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है। और क्या कहते हैं, एफएमवी से भी ज्यादा होनी चाहिए, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन एफएमवी। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, 3 कंडीशन कौन कौन सी, कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इशू प्राइस इज ग्रेटर देन एफएमवी और इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से भी ज्यादा है, तो इस केस में टैक्सेबल क्या होता है, इस केस में टैक्सेबल होता है अपना जो है एफएमवी माइनस के इशू प्राइस, यानी कि इशू प्राइस माइनस के एफएमवी। एफएमवी कम होगी, इशू प्राइस ज्यादा होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर जितने इशू किए गए, वो सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी कंपनी को, वो कंपनी को टैक्सेबल हो जाएगा। अगला टॉपिक है कि भाई अगर कोई बंदा है, जैसे यहां पर बंदा है सुंदर पिचई, इसको जो है क्या कहते हैं, क्या दिया जाता है, इसको पैसे दिए जाते हैं। किस बात के? इस बात के कि तू गूगल पे जॉब छोड़ दे। और पैसे कौन दे रहा है? कोई थर्ड पर्सन। अगर इंप्लॉयर पैसे दे रहा होता तो सैलरी हेड में जाता फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट यहां मॉडिफिकेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट पैसा कौन दे रहा है? कोई आउटसाइड पर्सन। तो इसलिए उसको कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो जॉब छोड़ने के हो चाहे वो मॉडिफिकेशन के हो। अगर थर्ड पर्सन पैसे दे रहा है जो कि उसका एम्प्लॉयर नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे को बोला जा सकता है कि तू पारस छोड़ दे या पारस पे काम तो करियो, बस शिद्दत से मत करियो। तो फिर जो है क्या कहते हैं, कोई पैसे देता है बाहर का बंदा, तो मेरे को पैसे वो कहां टैक्सेबल होंगे? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। अगला टॉपिक आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन होता है जो है क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि भाई अगर परिवार में कोई मर जाता है तो उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन मिलती है। और वो फैमिली पेंशन जो है अगर एलआईसी से मिलती है तो एग्जाम्प्ट रहता है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। लेकिन यहां कोई पेंशन किसी और से मिलती है तो की बात हो रही है, यानी कि कोई बंदा मर गया तो फैमिली पेंशन मिल रही है उनके घर वालों को, तो उनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलती है तो हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। बताओ क्यों? क्योंकि भाई इंप्लॉयर थोड़ी ना है, उनका बॉस थोड़ी ना है। किसी भी से बंदे से कोई पैसा मिल रहा है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। बट यहां पर फैमिली पेंशन अगर जो है वो कितनी एग्जाम्प्ट रहती है? 1/3 या फिर 15,000 था, सॉरी मैं लिमिट भूल गया, 1/3 और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर, ये एग्जाम्प्ट रहता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, कुछ लोगों को अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो पूरी एग्जाम्प्ट रहती है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो है अपना दुश्मनों को छलनी करते करते मर जाते हैं, तो उन सबको जो उनके परिवार वालों को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो जो है सारी की सारी एग्जाम्प्ट रहती है। या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यही होते हैं, सेना वगैरह के अंदर होते हैं,
हाँ, लेकिन इन दोनों की डेथ होनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अगर वैसे ही सैनिक जो है अपना घर गया था, छुट्टियों पे मर गया, तो फिर उसको जो है फैमिली पेंशन मिली थी, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर युद्ध के दौरान डेथ होती है तो परिवार वालों को जो पैसे मिलेंगे वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। वीर चक्र, परमवीर चक्र, इन लोगों को भी जो है अपना, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर फिल्म बनाई गई, मूवी बनाई गई, तो शेरशाह, तो उसमें जो है अपना डेथ हो गई तो उनकी घर वालों को जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट रहेगा। तो लिखा हुआ है कि चाहे 115 बेसी ऑप्ट करो या ना करो, ये दोनों जगह एग्जाम्प्ट रहता है। इसके बाद जो है बात आती है अदर सोर्सेज में और क्या टैक्सेबल होता है, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड सिक्योरिटीज तो एग्जाम्प्ट रहता है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी नोटिफाइड सिक्योरिटीज हैं, सबसे लास्ट में करेंगे। और वैसे कुछ ना याद आए तो ये मान लेना क्या है, टैक्सेबल, क्योंकि बहुत कम ही सिक्योरिटीज हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट रहता है, बाकी सबके ऊपर क्या है, टैक्सेबल। एक ये पॉइंट इसमें खास है जो कि अपना जो है एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपेंसेशन। भाई कंपेंसेशन लेट मिलती है तो उसको एनहांस कंपेंसेशन बोलते हैं। वो एनहांस कंपेंसेशन खुद जो है टैक्सेबल होती है जिस साल में रिसीव होती है, और कैपिटल में टैक्सेबल होती है, और उसके अंदर जो है कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, जीरो अलाउ होता है। और इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन जो होता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन लेट दी है तो उसको जो है क्या कहते हैं, अपना 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इसके अंदर से भी कोई और खर्चा अलाउ नहीं होता, क्योंकि आपको 50% की क्या दे दी गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है। बाकी जो भी इंटरेस्ट हो, चाहे सेविंग अकाउंट का, चाहे एफडी अकाउंट का, चाहे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये भी सारा जो है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स रिफंड कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होता। इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। जैसे इस साल में मेरा कुछ टीडीएस कट रहा है, जो अगले साल मैं क्या रिसीव कर लूंगा, रिफंड। जैसे पिछले साल 70,000 का रिफंड आया था, तो इस साल भी जो कुछ ना कुछ रिफंड आएगा, तो वो जो रिफंड आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा हुआ आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिफंड देने में टाइम लगा देती है। तो 2-3 हजार का इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट मेरे को कहां टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपना आगे चलते हैं। फिर आता है टीडीएस का पॉइंट, तो टीडीएस चैप्टर में करेंगे, यहां तो क्या ही करना। आगे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें से 3500 रुपए जो है क्या रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो कितना एग्जाम्प्ट रहता है, 7,000 रुपए जो है वो एग्जाम्प्ट रहता है। डबल हो गया, 3500 का डबल, 7,000 रुपए एग्जाम्प्ट रहता है। हाँ, 80 टीटीए सेक्शन में 10,000 रुपए की छूट मिलती है। वो तो चाहे सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट का हो, अपना बैंक का हो, दोनों केस में 10,000 रुपए तक का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट क्या रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है, जिसकी डिडक्शन मिलती है 80 टीटीए सेक्शन में। एक बार जीटीआई निकालने के बाद जो है वो मिलती है हमें छूट। वो भी तब मिलती है जब आप 115 बीसी से क्या करते हो, ऑप्ट आउट करते हो। इसके अलावा चाहे 80 टीटीए भी याद ना हो तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे डिडक्शन चैप्टर में। इसके अलावा नोटिफाइड सिक्योरिटीज 2 लिख रखी हैं जो कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई हैं। ये 2 सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट रहता है। आगे आता है डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल होता है, कहां पर, अदर सोर्सेज में। और किसको टैक्सेबल होता है, शेयर होल्डर को टैक्सेबल होता है ऑलवेज। इसके अलावा जो है अगला जो 15 पॉइंट ये मैं करवा चुका हूं 56 स्टूडेंट वाला, कि कैपिटल सेट होता है तभी टैक्सेबल होता है, अगर स्टॉक इन ट्रेड होता है तो टैक्सेबल नहीं होता। इसके अलावा जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई से कुछ डिविडेंड मिलता है, ये म्यूचुअल फंड से कुछ इनकम होती है, वो भी यही टैक्सेबल होती है। हाँ, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचते हो तो उसको जो बेचकर कमाई होती है वो तो कैपिटल गेन में जाएगा, बट म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को डिविडेंड देती हैं तो इधर ही टैक्सेबल होता है। हाँ, घोड़ों की दौड़ या फिर केबीसी या फिर अपना क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ये सब चीजें भी कहां टैक्सेबल होती हैं, अदर सोर्सेज के ऊपर, अदर सोर्सेज के अंदर। और इसके ऊपर 30% का टीडीएस कटता है और 30% इसके ऊपर स्लैब रेट लगता है, मतलब फ्लैट टैक्स होता है। इसमें से कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, कोई भी जो है क्या कहते हैं, आप लॉस भी एडजस्ट नहीं कर सकते इसमें से। तो ये तो फ्लैट सीधा का सीधा 30% टैक्स हो जाता है। इसके अलावा जो है एमपी एमएलए की जो सैलरी तनख्वाह होती है वो उनको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि वो जनता के जो है वो सेवक हैं, कोई नौकर नहीं है, तो इसीलिए जो है उनको सैलरी टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज में। लेकिन उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं, एग्जाम्प्ट रहते हैं। उनको अलाउंसेस सारे के सारे क्या रहते हैं, एग्जाम्प्ट रहते हैं।
एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो भी टैक्सेबल कहां होती है, अदर सोर्सेज में, बट वो एग्रीकल्चर इनकम अगर कौन सी है, इंडिया की जमीन से है, जैसे मेरी जमीन इंडिया में है तो मेरे को अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है वो सारी के सारी क्या रहती है, एग्जम्प्ट रहती है। बट अगर मेरी जमीन होती नेपाल में और नेपाल से मेरे को एग्रीकल्चर की इनकम होती तो फिर वो कहां टैक्सेबल होती, मेरे को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया जो है वो क्या है, टैक्सेबल रहेगी, एग्जम्प्ट नहीं होगी। इसके अलावा रॉयल्टी वगैरह, रेंट वगैरह है, और अगर आपका बिजनेस ना हो तो यही टैक्सेबल होता है। डायरेक्टर की सिटिंग फीस वगैरह भी यही टैक्सेबल होती है। पेपर चेकिंग, सेमिनार वगैरह के चार्जेस अगर आपका बिजनेस ना हो तो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम बता ही दिया, लॉटरी गैम्बलिंग वाली, वो भी यही टैक्सेबल होती है, उसमें से कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, ना ही कोई डिडक्शन मिलती है। एटीसी से एटीयू की डिडक्शन भी उसके अगेंस्ट नहीं मिलती है। ये सारी बातें वैसे डिडक्शन चैप्टर में आपको ज्यादा बेटर समझ आएंगी। इसके अलावा आगे चलते हैं, डीम्ड इनकम, डीम्ड डिविडेंड का एक कंसेप्ट आया था जो कि अब अपन समझने के टाइम पे तो बहुत डीप में किया था, लेकिन यहां पर जो है शॉर्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ज्यादा कोई बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट इसमें से नहीं करता। तो यहां पर जो है डीम्ड डिविडेंड में 5 सेक्शन थे, 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। 222A जिसमें आता था एसेट दिया, 222B बोनस दिया या कुछ बॉन्ड्स वगैरह, डिवेंचर वगैरह फ्री दिए। सी का मतलब क्लोज, कंपनी जब बंद होती है तब की बात होती है, लिक्विडेशन की बात होती है, लिक्विडेशन के टाइम पे जो एसेट मिले। डी का मतलब था रिड्यूस, डिक्रीज, यानी कि शेयर कैपिटल, शेयर की फेस वैल्यू कम कर दी गई, ठीक है। और इसके अलावा ई में लोन था, वो ऐसे ही था। तो ए से था एसेट, यानी कि अगर शेयर होल्डर को कंपनी जो है क्या कहते हैं, डिविडेंड देने के बजाय अपने रिजर्व्स में से क्या देती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से क्या देती है, एसेट देती है, तो एसेट की एफएमवी या जितने रिजर्व्स हैं विच एवर इज लोअर, ये टैक्सेबल हो जाता है किसको, शेयर होल्डर को। तो दोनों में से लोअर देखना है, एक तो जितने रिजर्व्स पड़े हैं वो वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यानी कि अगर पहले कोई बोनस इशू किया है तो उसको भी ऐड करना है, तो यानी कि जो है अपना रिजर्व्स या फिर जितना हमने क्या दिया है, एफएमवी ऑफ द एसेट गिवन विच एवर इज लोअर विल बी जो है टैक्सेबल टू द शेयर होल्डर। तो ये था आपका 222A। इसके बाद 222B के अंदर जो है क्या आता है, 222B के अंदर जो है वो आता है जहां अमेंडमेंट होगी, तो हमारे जो नवंबर 23 वाले बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए वो मई 24 में दोबारा देंगे। तो जहां अमेंडमेंट होगी मैं बता दूंगा, मैं क्या खास ध्यान रख रहा हूं कि कहां अमेंडमेंट है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात बताई है मैंने, वो कौन सी थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट वाली, बाकी कोई खास बात नहीं है। और जो कोविड वाली बातें हैं, ये कोविड वाली अभी मैंने पढ़ाई है, वो पहले भी थी, वो बस जो है क्या कहते हैं इधर उधर मैंने करवा रखी होंगी, अब मैंने इसको एक ही चैप्टर में डाल दिया, वो बातें पहले भी थी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं डिविडेंड के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 222B के अंदर जो है क्या था, 222B के अंदर था बोनस टू प्रेफरेंस। इक्विटी को बोनस का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ बोनस किसको दिया जाए, प्रेफरेंस को, तो ही फायदा होता है। इसके अलावा अगर डिवेंचर दिए जाते हैं, कोई और प्रेफरेंस डिवेंचर बॉन्ड दिए जाते हैं फ्री के अंदर, किसको, चाहे इक्विटी वालों को चाहे प्रेफरेंस वालों को, तो जरूर फायदा होता है, और वो किसको क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। किसको टैक्सेबल होता है, उसकी एफएमवी जो है शेयर होल्डर को टैक्सेबल होती है, उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आगे आता है आपका सी, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पे थोड़ा खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पे क्या होता है, कंपनी के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी बंद हो गई, जैसे कंपनी है बाइजू बंद होने के कगार पर है, कल परसों न्यूज आई कि उसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन से कम होकर $1 बिलियन रह गई है, तो मतलब 22 गुना वैल्यूएशन उसकी कम हो गई, ऐसी कुछ न्यूज आई। तो मतलब कहने का क्या है, कंपनी मान लो बंद होगी, तो अब मान लेते हैं मेरे पास बाइजू के शेयर हैं, तो मेरे को जो है बाइजू कंपनी जब बंद होगी तो मेरे शेयर गायब हो जाएंगे डीमेट अकाउंट से। वैसे वो डीमेट अकाउंट में है भी नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, तो शेयर डीमेट अकाउंट में नहीं होते हैं। तो मेरे पास मान लो डीमेट अकाउंट में शेयर है, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे मेरे पास जो है क्या कहते हैं, एक कंपनी है, उसके सच में डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं, फ्री टेल नाम से बिग बाजार होता था, बिग बाजार और इजी डे पहले आते थे, तो उनके शेयर पड़े हैं मेरे पास, वो ₹3 का शेयर चल रहा है मात्र, तो वो ₹3 का शेयर मैंने खरीद रखा है इस उसमें कि भाई क्या पता, हाँ रिवीजन पे ध्यान देते हैं। तो मतलब कहने का मेरे पास वो इजी डे वाला कंपनी का शेयर पड़ा है, तो इजी डे वाले कंपनी का शेयर पड़ा है, और वो मान लेते हैं मेरे पास अगर वो कंपनी चली जाती है लिक्विडेशन में, तो वो शेयर मेरे डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएगा, और उसकी जगह मेरे को क्या मिल जाएंगे, पैसे, या तो पैसे मिलेंगे या क्या मिलेंगे, एसेट।
अगर पैसे मिलते हैं या एसेट मिलते हैं, दोनों ही क्या माने जाएंगे? डीम्ड डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो मान लेते हैं मुझे जो है क्या कहते हैं 5 लाख रुपए के कैश और एसेट मिलते हैं। एफएमवी एसेट की 5 लाख रुपए है, प्लस के कैश मिलता है 5 लाख और 1 लाख का कैश 6 लाख रुपए मिलते हैं, और रिजर्व्स थे कंपनी के पास 4 लाख। तो मेरे को डिविडेंड कितना बनेगा? 4 लाख। ये बात हो गई। बट यहां तक बात खत्म नहीं होगी। जो बचा हुआ 2 लाख है वो भी कहीं ना कहीं टैक्सेबल होगा, और वो कहां टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। मतलब मेरे को 6 लाख रुपए मिले हैं तो 6 के 6 टैक्सेबल होंगे कहीं ना कहीं। अब 6 में से 4 तो टैक्सेबल हो गए कहां पर? अदर सोर्सेज। क्यों टैक्सेबल हो गए 4? क्योंकि भाई हम मानते हैं कि कंपनी बंद होने के टाइम पे जो भी पैसा मिलता है शेयर होल्डर को, वो उसका डीम्ड डिविडेंड है अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो 4 लाख तो टैक्सेबल हो गया कहां पर? अपना जो है अदर सोर्सेज में। जो मिले टोटल 6 लाख हैं, तो बाकी का 2 लाख कहां टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन के अंदर, क्योंकि जो मेरे पास शेयर है वो गायब हो जाएंगे। तो इसको क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। तो शेयर गायब हो गए तो ट्रांसफर माना जाएगा। 2 लाख मेरा बन जाएगा कंसिडरेशन। वैसे कंसिडरेशन था 6 लाख, क्योंकि 6 लाख मिला है, बट 6 लाख में से हम क्या माइनस कर देते हैं? डीम्ड डिविडेंड माइनस कर देते हैं, जो कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो चुका है। तो बचा हुआ 2 लाख जो है मेरा बनेगा अपना जो है लिक्विडेशन के टाइम पे। अभी ये टॉपिक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन एक दिन जिस दिन आएगा ना, सबके जो है क्या कहते हैं वो होश उड़ेंगे, क्योंकि कोई कराता नहीं है इसको ढंग से, और मैंने पूरे अच्छे तरीके से कराया हुआ है। और क्योंकि कभी आता नहीं है एग्जाम में तो कराते नहीं है, लेकिन जब आएगा तो फिर धमाका करेगा। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऐसा ही टॉपिक था जो पहले कभी नहीं आता था, 1 साल एग्जाम में आया, सबके होश उड़ गए, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो अब सिलेबस से ही हट गया। खैर अब लिक्विडेशन पे आते हैं। तो लिक्विडेशन जो है अभी सिलेबस में है। तो लिक्विडेशन जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या समझा रहा था कि भाई पहले तो डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एफवीओसी। उसके बाद क्या होगा? एफवीओसी में कितना आएगा? एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव्ड प्लस के कैश माइनस डीम्ड डिविडेंड। ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं? आगे एक टॉपिक था लिक्विडेशन का, वहां लिखी हुई है, तो मैं वहीं से आपको पढ़ा देता हूं। कई बच्चे नोट करने लग गए, तो कहां लिखा हुआ है बताना। ये रहा, ये टॉपिक है, यहां देखो ये लिख रखा है चार्ट के अंदर। कंपनी के हैंड्स में लिक्विडेशन पूरा एग्जाम्प्ट है, लेकिन शेयर होल्डर के हैंड्स में अप टू द रिजर्व्स कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। देखो ये हो गया डिविडेंड। राइट हैंड साइड में लिख रखा है बाकी बचा हुआ टैक्सेबल होगा कहां पर? कैपिटल गेन। कैसे टैक्सेबल होगा? एफईओसी में लिखा जाएगा कितना? एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव्ड प्लस कैश माइनस डीम्ड डिविडेंड। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना एफईओसी आ जाएगा। उसमें से जो भी कॉस्ट है आपके शेयर्स की उसको इंडेक्सेशन कर लेना। अगर अपना अनलिस्टेड है तो, लिस्टेड है तो 112A लग रहा है तो नहीं होगा इंडेक्सेशन, वो माइनस करके और अपना जो है एलटीसीजी एसटीसीजी आ जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये सब टैक्सेबल होने के बाद फ्यूचर के लिए ये एफएमवी क्या बन जाएगी आपकी? जो एसेट आपको रिसीव हुआ है ना, फ्यूचर में मान लो आपने ये एसेट बेचा, तो जो एफएमवी थी वही आपकी क्या बनेगी? कॉस्ट बनेगी। अब 222 क्या हो गया था अपना? सी हो गया। तो लास्ट डी और ई करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। डी 222D कौन से पेज पे था? हाँ ये था डिक्रीज। डिक्रीज क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको घटाकर आपने क्या कर दिया? 8 रुपए 2 रुपए कर दिया, और या 8 रुपए कर दिया, और बदले में जो फेस वैल्यू घटाई है उसके आपने पैसे बांट दिए, तो वो जो है क्या कहते हैं शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पहले 10 रुपए की फेस वैल्यू थी या 2 रुपए की फेस वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर को तो सब मिलना ही होता है। तो इसीलिए जो भी आपने फेस वैल्यू घटाकर उसको पैसे रिफंड किए हैं ना, वो सारा का सारा उसको क्या माना जाएगा? डिविडेंड माना जाएगा, और उसको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं यहां पर होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और मनी आपने उसको बांट दी है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उतना ही टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है आपका 222E, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। इसमें क्या था? इसमें भाई क्या था? इसमें यह था अगर कंपनी शेयर होल्डर को लोन देती है तो भी जो है टैक्सेबल माना जाता है, बट हर शेयर होल्डर को नहीं। मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास रिलायंस के 50,000 रुपए के शेयर पड़े हैं, लेकिन मेरे को अगर लोन देती है कंपनी तो कभी भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बट उसी केस में डीम्ड डिविडेंड माना जाता है जब सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो। कितने परसेंट? 10%।
10%। तो अगर मेरे पास रिलायंस के 10% शेयर हैं जो कि अंबानी के पास हैं, तो अगर अंबानी को रिलायंस लोन देता है तो फिर अंबानी को जितना लोन दिया गया वो अंबानी को क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके बाद जो है बात आती है कि इतनी ही नहीं, अब अंबानी मान लो शातिर जो है अपना नजरों से काम करता है, और वो क्या करता है, वो अपना खुद को पैसे नहीं, रिलायंस कंपनी अंबानी को नहीं देती पैसे, अंबानी की बीवी को देती है, तो भी जो है क्या कहते हैं, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किसको, अंबानी को। यानी कि अगर कोई बंदा 10% शेयर होल्ड करता है तो या तो पैसे उसको मिले लोन के, चाहे वो लोन के रूप में है, या पैसे मिले रिलेटिव को, या फिर अंबानी की कोई दूसरी एंटरप्राइज है, जियो, ठीक है, रिलायंस अलग है, मान लो जियो अलग है, दोनों में अंबानी मालिक है, तो जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसमें तो मालिक बनना है 10%, जिस कंपनी को डिविडेंड दिया जा रहा है उसमें मालिक बनना है 20%। यानी कि मान लेते हैं क्या हुआ कि भाई रिलायंस कंपनी ने पैसा दिया जियो को, और जो अंबानी है वो अंबानी इसमें तो मालिक है 10% और इसमें मालिक है 20%। तो जो भी मनी दी है ना, जो भी मनी दी है, लोन दिया है जियो को, वो अंबानी को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। पैसा दिया है जियो को, बट डीम्ड डिविडेंड किसको माना जाएगा, अंबानी को, जो कि रिलायंस के अंदर क्या है, शेयर होल्डर। ये ऐसा ही सिस्टम है कि पैसा मिल रहा है आपकी किसी और कंपनी को, बट डिविडेंड माना जा रहा है शेयर होल्डर को। हाँ, शेयर होल्डर इसमें होना चाहिए 10%, और जिस कंपनी को पैसा मिल रहा है उसमें कितना होना चाहिए, 20%। तो ये है यहां पर रूल, और यहां पर जो है क्या माना जाएगा, अपना डिविडेंड माना जाएगा, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो है डिबर्जर और बायबैक के ऊपर डिविडेंड अप्लाई नहीं होता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर जो है क्या कहते हैं बाद में पैसा वापस कर दिया जाता है उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। और अगर अपना जो है कंपनी का बिजनेस है लोन देना, फिर डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता, ऐसा लिखा हुआ है। इट विल नॉट बी डीम्ड डिविडेंड अगर कंपनी का जो है ये बिजनेस है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा रखा है कि जो भी लोगों को अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न, वीर चक्र वगैरह वगैरह, ये सब अवार्ड भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं। कोई और अवार्ड मिलता है, आईफा अवार्ड वगैरह वगैरह, वो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न या वीर चक्र वगैरह, वो एग्जम्प्ट रहते हैं। लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के अवार्ड्स होते हैं वो टैक्सेबल रहते हैं। इसके अलावा जो है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कीमैन मर जाता है तो उसकी फैमिली को जो पैसा मिलेगा वो भी फैमिली को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर कीमैन को कुछ हो जाता है और उसको खुद को पैसा मिलता है, जीवित है बट वो काम करने योग्य लायक नहीं रहा, तो उसको खुद को पैसा मिलता है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर क्या कहते हैं एम्प्लॉयर को पैसा मिलता है तो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो मिलता है वो कभी भी जो है एग्जम्प्ट नहीं होता है, हमेशा टैक्सेबल होता है। इसके अलावा जो है डिविडेंड जो है हमारा टैक्सेबल होता है एजीएम के अंदर। एजीएम के अंदर अगर डिक्लेयर हो जाता है, डिक्लेयर होते ही हम उसको क्या कर देते हैं, टैक्सेबल। रिसीट बेसिस पे नहीं करते, डिक्लेयर बेसिस पे टैक्सेबल कर देते हैं। डीम्ड डिविडेंड भी हम जो है क्या कहते हैं, डिक्लेयर बेसिस पे टैक्सेबल करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, कोई खास पॉइंट नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सपेंस कौन कौन से अलाउ होते हैं। ये सारी इनकम बता दी मैंने। इसमें से क्या कहते हैं हमारी जो इसमें अदर सोर्सेज में क्या होता है, जो जो इनकम हमने बताई है जो टैक्सेबल है, उस टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए जो भी तुमने खर्चे किए हैं वो सारे अलाउ होते हैं। हाँ, एग्जम्प्ट इनकम को कमाने के लिए, एग्जम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए हैं वो अपना जो है अलाउ नहीं होते। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जो थी, मान लेते हैं मैंने खेत से जो है अपना खेत में सब्जी की जो भी की उसको बेचकर मेरे को 1 लाख रुपए कमाई हुई, बट खर्चा मैंने कर दिया 2 लाख रुपए का, तो लॉस आ गया माइनस का 1 लाख। क्या वो लॉस मैं दूसरों से एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं। तो जो एग्जम्प्ट इनकम होती है उसके लॉसेस दूसरों से एडजस्ट नहीं होते हैं। तो जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके अगेंस्ट खर्चा अलाउ होता है। इसके अलावा आगे लिखा रखा है विनिंग लॉटरी, इनसे तो कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, इवन लॉटरी के टिकट के पैसे भी अलाउ नहीं होते हैं। इसके अलावा रेंट इनकम, रेंट इनकम जो है कोई भी एसेट से रेंट इनकम मिली हो तो उसके अगेंस्ट कुछ खर्चे अलाउ हो जाते हैं। जैसे कि उसका मान लेते हैं मैंने ये अपना कमरा जो है, रूम जो है, ये किराए पे दिया, तो इसका रिपेयर मेरे को अलाउ हो जाएगा। मालिक अगर मैं हूं तो इसका रिपेयर अलाउ हो जाएगा, इसका डेप्रेशन अलाउ हो जाएगा, इसका जो है, अच्छा मैं मालिक नहीं हूं, मैंने किराए पर लेकर आगे सबलेट किया है, तो फिर क्या होगा, जो सबलेटिंग से पैसा आ रहा है वो तो मेरी इनकम बनेगी, और मैं जो पीछे
जो मालिक को मैं पैसा देकर आऊंगा वो मेरे को क्या बन जाएगा, वो मेरा खर्चा बन जाएगा। तो मैं अगर रेंट पे करके आ रहा हूं तो वो मेरे को अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इंश्योरेंस का खर्चा कर रहा हूं वो भी अलाउ हो जाएगा। तो ये सारी बातें लिख रखी हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा डिविडेंड, यूटीआई, म्यूचुअल फंड, हां इस केस में डिविडेंड इनकम, शेयर से जो डिविडेंड मिलता है वो इनकम, म्यूचुअल फंड से इनकम होती है वो वाली इनकम। हाँ, म्यूचुअल फंड बेच के इनकम नहीं होती, वो वाली बात नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड की डिविडेंड इनकम की बात कर रहे हैं। तो ये जो इनकम होती है, इस इनकम के अगेंस्ट कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता सिवाय एक खर्चे के। वो खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन परचेज, मतलब आपने कोई लोन लिया क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए शेयर वगैरह, ठीक है। ब्रोकरेज वगैरह अलाउ नहीं होते, वो कैपिटल गेन में अलाउ होते हैं। तो सिर्फ एक चीज अलाउ होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो भी किस चीज के लिए, अगर आपने कोई शेयर खरीदा लोन लेकर, मैंने 5 लाख का लोन लिया, उस लोन से सारे के सारे खरीद लिए शेयर, और वो 5 लाख के लोन का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो जो शेयर से डिविडेंड मिलेगा, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल बनाया है कि मान लेते हैं मैंने जो है क्या कहते हैं अपना डिविडेंड रिसीव किया 5,000 रुपए, और मैंने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, 10% का मैं इंटरेस्ट देता हूं, तो मैंने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया और 5,000 का डिविडेंड कमाया। अब 5,000 के डिविडेंड में से मैं ये इंटरेस्ट माइनस कर सकता हूं, बट कितना इंटरेस्ट माइनस कर सकता हूं, अप टू 20% ऑफ डिविडेंड। तो यानी कि मैं जो है क्या कहते हैं 5,000 रुपए का डिविडेंड है, उसका 20% हो गया 1,000, तो मैक्सिमम 1,000 का इंटरेस्ट माइनस कर सकता हूं। तो फॉर्मूला बनेगा आपका इंटरेस्ट पेड, या फिर कहां लिख रखा है, हाँ ये रहा, इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड विच एवर इज लोअर, इतना जो है क्या कहते हैं हमें क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो सिर्फ एक खर्चा ही यहां पर अलाउ होता है। आगे जो पॉइंट है वो छोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे अलाउ नहीं होते, पीजीपी में जो रिवाइज कराया था एज इट डिट्टो सेम है कि पर्सनल खर्चे अलाउ नहीं होते। ऐसा खर्चा जिस पर टीडीएस कटना होता है बट आपने टीडीएस नहीं काटा, ये टीडीएस काटा तो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो उसका भी जो अगर रेजिडेंट है तो 30% डिसअलाउ होता है, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो सारा का सारा डिसअलाउ होता है। और फिर अलाउ कब होगा, जब आप जमा कराओगे तब अलाउ होगा। हाँ, अगर जो है क्या कहते लिख रखा है कि अगर फॉरेनर को अपना सैलरी पे करनी है तो टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा। तो फॉरेनर को अगर इंटरेस्ट पे करना है और टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं बाकी सारे ये वाला प्रोविजन मैंने आपको करा रखा है, कहां पर करा रखा है, पीजीपी में वो सेम रहेंगे कि मान लो वो सामने वाला अच्छा बंदा निकलता है, वो खुद रिटर्न भर देता है, खुद पे कर देता है, तो हमें अलाउ हो जाता है। वो सारा पीजीपी वाला सामान है, यहां अलग से नहीं करना। इसके अलावा 10,000 से ऊपर की पेमेंट अगर कैश में हो तो वो भी क्या होती है, डिसअलाउ हो जाती है। अगर ट्रांसपोर्टर हो तो वहां पर 35,000 की लिमिट लगती है। वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई रिलेटिव है और रिलेटिव को आप अगर जो है क्या कहते हैं 10,000 से ऊपर, सॉरी रिलेटिव को अगर आप मार्केट वैल्यू से ऊपर अनरीजनेबल अमाउंट पे करते हो तो वो भी जो है डिसअलाउ हो जाता है। ये वाला पॉइंट भी हम कहां कर चुके हैं, पीजीबी में। लिक्विडेशन का पॉइंट आपको कल करा दिया था। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, सर्कुलर किसी काम का है नहीं, और हाँ सर्कुलर में सिर्फ इतनी सी बात है कि बैंक्स को बेटे ये, हाँ सर्कुलर काम का है, बैंक्स को जो भी इंटरेस्ट की कमाई होती है, बैंक्स का काम क्या होता है, पैसा इकट्ठा करते हैं लोगों से और फिर वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह के अंदर। तो उसको जो भी बैंक को इंटरेस्ट की कमाई होती है वो इंटरेस्ट की कमाई उसकी कहां जाती है, पीजीबीपी इनकम में जाती है, अदर सोर्सेज में नहीं जाती, क्योंकि वो क्या है, बैंक है, उसका मेन काम ही क्या है, अपना यही चीज का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर मैंने जो है आपको ये जो टॉपिक है, ये नया टॉपिक आया था इस साल सिलेबस के अंदर, ये मैंने आपको करवाया था। तो इस टॉपिक के अंदर क्या खासियत थी वो मैं आपको करवाता हूं। वो ये क्या खासियत थी, ये खासियत थी मैंने इसके लिए एक डायग्राम बनवाया था। वो क्या डायग्राम था, ये है कि आपको एग्जामिशन है कि भाई क्या चीज थी, ये था कि हाँ ये था कि भाई मान लेते हैं आपने कोई एलआईसी कराया, आपने कोई क्या कराया, एलआईसी कराया, एलआईसी कराकर आपने एलआईसी कराया और इसका डायग्राम कुछ यूं बनाया था हमने। आपने कोई एलआईसी कराया और एलआईसी कराकर हमने क्या किया, हमने जो था एलआईसी कराकर क्या किया, अगर हाँ तो हमने एलआईसी कराकर और पॉलिसी करा दी। अब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी के टाइम पे पॉलिसी क्या एग्जम्प्ट रहती है, टैक्सेबल, ये वाली बात थी। तो मैच्योरिटी के टाइम पे पॉलिसी क्या रहती है, वैसे तो जो है अपना टैक्सेबल रहती है। हाँ अगर कोई बंदा मर जाता है और उसके परिवार को पैसा मिलता है तो सारा का सारा क्या रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। अब मैच्योरिटी के टाइम पे पॉलिसी टैक्सेबल रहती है नॉर्मली केस में, बट गवर्नमेंट कहती है अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो पॉलिसी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी मैच्योरिटी के टाइम पे। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर 1/4/23
1/4/23 नहीं, सॉरी 1/4/2003, इससे अगर पहले आपने पॉलिसी कराई है आपने पहले, बट मैच्योर कब हो रही है, अपना साल कौन सा है, 23-24, पॉलिसी कराई है पहले, मैच्योर हो रही है 23-24 में, पॉलिसी कराई है आपने पहले, मैच्योर हो रही है 23-24 के अंदर, तो फिर जो है क्या कहते हैं, वो पॉलिसी हमेशा क्या रहेगी, आपकी एग्जम्प्ट रहेगी, हमेशा एग्जम्प्ट रहेगी। तो 1/4/3 से पहले की जो पॉलिसीज हैं उसकी कोई कंडीशन नहीं है, वो हमेशा 23-24 में क्या रहेंगी, एग्जम्प्ट रहेंगी। इसका डायग्राम मैंने बनवाया हुआ है, मैं दोबारा यहां रिवीजन में बनवाऊंगा नहीं, और बट अगर जो है क्या कहते हैं आपने पढ़ा हुआ है तो आपके पास वो डायग्राम अवेलेबल होगा। इसके बाद क्या कहते हैं, 2003 के बाद अगर पॉलिसी करवाई, और कब तक करवाई, 31/3/12 तक पॉलिसी कराई, इसके दौरान आपने पॉलिसी कराई, इसके दौरान आप हर साल प्रीमियम पे करे जा रहे हो, बट 23-24 से पॉलिसी क्या होती है, मैच्योर, तो वो एग्जम्प्ट तभी रहेगी जब आपका प्रीमियम जो था वो अप टू लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड है, तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही पॉलिसी क्या रहेगी, तो उसकी मैच्योरिटी जो कि 23-24 में हुई है वो एग्जम्प्ट रहेगी, अदरवाइज फुली टैक्सेबल रहेगी। बट फुली टैक्सेबल का मतलब होता है कि जो आपको पैसा मिला सम एश्योर्ड माइनस के जितने आपके प्रीमियम पेड किए थे वो माइनस कर सकते हो, वो खर्चा है आपका, जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल होता है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, आई थिंक नोटेड है। इसके बाद 12 से लेकर आगे क्या कहते हैं, अपना कहां चलना है अपने को, 13 तक, बस एक ही साल था 13 तक, तो 13 के अंदर इस साल के दौरान एक चेंज आया, लेकिन वो चेंज सिर्फ किसके लिए था, आई थिंक विकलांग के लिए था, नहीं, इसके दौरान चेंज आया, इसके दौरान क्या था, 10% कर दिया गया, 10% कर दिया गया। तो अगर इस एक साल के दौरान पॉलिसी कराई गई तो क्या कहते हैं, तो हमें चेक करना है कि प्रीमियम इज अप टू क्या होना चाहिए, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो ही पॉलिसी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी, अदरवाइज वो क्या रहेगी, टैक्सेबल, चाहे विकलांग के लिए कराई हो चाहे किसी के लिए कराई हो, यही रूल रहेगा। 23-24 जो है क्या कहते हैं, 23-24 में पॉलिसी मैच्योर हुई है तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आता है 31/3 से लेकर आगे फ्यूचर वाला अप टू यहां तक, इन साल के अंदर 13 के बाद और 23 तक, यहां तक क्या रूल बनता है, यहां तक डिफरेंस हो जाता है। अगर क्या कहते हैं नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए तो यही 10% रहता है, और अगर कोई डिसेबल है, पॉलिसी किसके लिए कराई है आपने, डिसेबल के लिए कराई है, तो वहां 15% वाला रूल चेक करेंगे कि प्रीमियम इज अप टू 15% है ऑफ सम एश्योर्ड, तो ही जो 23-24 में मैच्योरिटी है वो एग्जम्प्ट होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल। 1/4/23 के बाद भी कुछ रूल में चेंज आया है, और वो रूल जो है क्या कहते हैं कुछ बदला है, बट वो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 1/4/23 के बाद ही आपने पॉलिसी कराई हो और इसी टाइम क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। हाँ, इसके बाद वैसे बता देता हूं क्या चेंज है। चेंज यही है कि भाई अभी भी वो 10% का रूल है कि भाई अगर रोलर पर्सन है तो 10% तक लिमिट चेक करेंगे, विकलांग के लिए 15% चेक करेंगे, बट एक एडिशनल लिमिट आ गई है। क्या एडिशनल लिमिट है कि प्रीमियम जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5 लाख। अगर किसी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो हमेशा टैक्सेबल रहेगी, उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी। दूसरी बात, अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा पॉलिसीज करा रखी हैं तो हम टोटल प्रीमियम देखेंगे, वो भी 5 लाख तक होना चाहिए। अगर 5 लाख तक है तो पॉलिसी एग्जम्प्ट हो जाएंगी, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं, जिस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड करेगा वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी चुन सकते हो, जो है फिर आपको वो टैक्सेबल हो जाएगी पॉलिसी। मान लो 3 पॉलिसी है 2-2 लाख की, तो 6 लाख हो गया प्रीमियम, तो आपको उनमें से कोई एक पॉलिसी चुननी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं अपना 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो उनमें से एक पॉलिसी टैक्सेबल करनी पड़ेगी, बाकी 2 पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, एग्जम्प्ट कर सकते हो। हाँ, साथ में वो वाली कंडीशन तो चेक करनी ही है, 10% और 15% वाली, ये वाली बात थी। बाकी जो है क्या कहते हैं, अगर इसको और डिटेल में समझना है तो आपको फिर क्या देखना पड़ेगा, वो लेक्चर देखना पड़ेगा जब मैंने ये वाला टॉपिक कराया था। इसके अलावा डेथ के केस में अगर एसएससी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके घर वालों को पैसा मिलता है, वो तो हमेशा ही क्या रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। कीमैन पॉलिसी का जो पॉलिसी का पैसा होता है वो तो हमेशा ही क्या रहता है, टैक्सेबल रहता है। इसके अलावा 80DD वाला पॉइंट 80DD में दोबारा कवर हो जाएगा, कोई खास पॉइंट है भी नहीं वैसे भी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपना ये सारा पॉइंट हो चुका, और फिर अपने पास आता है ये वाला कि भाई ये दोनों पॉइंट तो मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे, और ये
एक्सटर्नल वाला पॉइंट आज ही हमने क्लास में किया, कौन सी क्लास में किया, रेजिडेंशियल स्टेटस की क्लास में किया। ये वाला पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं कोई बंदा है जो एनआर है, एनआर बंदा फॉरेन में रहता है, उसको सैलरी वैसे तो मिलती है फॉरेन में, लेकिन वो इंडिया में क्या खुलवा लेता है, एक बैंक अकाउंट, बट एक स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट खुलता है उसका, जिसको क्या बोलते हैं, एनआरई अकाउंट। ये अकाउंट खुलवा लेता है जो कि फैमा एक्ट के अकॉर्डिंग खुलता है और आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग खुलता है। तो ऐसा बैंक अकाउंट खुलवा लेता है, तो इस बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सारा का सारा क्या रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। ये है इसके अंदर बात। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको यहां पर इंडिया में कोई भी अपना डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है, कुछ भी इस तरह की नेचुरल डिजास्टर या मैनमेड डिजास्टर आता है, और फिर कंपेंसेशन आपको कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, तो सारी की सारी कंपेंसेशन वो क्या रहती है, एग्जम्प्ट रहती है। इसके अलावा एजुकेशनल स्कॉलरशिप क्या रहती है, एग्जम्प्ट रहती है। आपको बच्चा है, उस बच्चे को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है, उसने कुछ बढ़िया किया है, तो सारी स्कॉलरशिप एग्जम्प्ट रहती है। इसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट से जो भी अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न वगैरह, वो सारे के सारे भी एग्जम्प्ट रहते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अब यहां पर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और बताता हूं मैं बात कि जो हमारे मई 24 वाले बच्चे हैं, जो हमारे मई 24 वाले बच्चे हैं, वो मई 24 जो नवंबर 23 में नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए सिर्फ अमेंडमेंट ये है कि ये 1010D का टॉपिक जो है वो अब पहले डिडक्शन चैप्टर में था, वहां से हटाकर यहां डाल दिया गया, और कोई चेंज नहीं है। चेंज कौन से वाला है, चेंज है ये 5 लाख वाला रूल। ये रूल जो है क्या कहते हैं अपना, पहले नहीं था, ये अब आ गया है, बट मेरे को ज्यादा जो है रेलेवेंट नहीं लगता कि भाई एग्जाम में आ सकता है, तो ये रूल बस नया आया है। अगर आपको डिटेल में जानना है ये रूल, तो फिर जो है आप क्लास ले सकते हो, मैंने अदर सोर्सेज के अंदर लास्ट क्लास में ये करवाया होगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बाकी ये वाला टॉपिक भी पहले भी तुम्हारे पास था, तुम्हारे जो है क्या कहते हैं एग्जम्पशन चैप्टर में था, तुम्हारा एग्जम्पशन चैप्टर हटा दिया और ये यहां डाल दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे चेंज है, कोई चेंज नहीं है, ये सारा मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। और जो लास्ट है टैक्स रेट, ये तो मैं आपको करवा चुका हूं। ये क्या करवा चुका हूं कि भाई आपका जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन में तो मैंने अलग अलग रेट करवाए ही हैं। जैसे कई कैपिटल गेन में रेट होता है 10%, कहीं पे रेट होता है 15%, ठीक है, कहीं पे रेट होता है 20%, 112A में 10% होता है, 111A में 15% होता है, और बाकी नॉर्मल 112 में 20% होता है। ये भी स्पेशल रेट होते हैं, लेकिन अदर सोर्सेज में भी स्पेशल रेट होते हैं। कौन से स्पेशल रेट होते हैं, ये तीन इनकम स्पेशल रेट में आती है। कौन कौन सी, जो है क्या कहते हैं अपना, एक तो आती है लॉटरी विनिंग वगैरह, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम 30% स्टेट टैक्स होता है, ये भी अदर सोर्सेज में आती है। दूसरी आती है ऑनलाइन गेम्स की, ये नया सेक्शन आया है, अमेंडमेंट है, बट अगर तुम नहीं जानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी गेमिंग मैंने पहले ही बताया था 30% टैक्स लगता है। आज बस इसका सेक्शन अलग बना दिया, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं इसमें कोई चक्कर नहीं है। नेट इनकम पे जो है 30% टैक्स लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे प्रोविजन सेम है। अनएक्सप्लेन्ड जो चीजें होती हैं, जैसे मान लो मैंने शादी में ज्यादा खर्चा कर दिया, मेरे पास सबूत नहीं है कि पैसा कहां से आया, अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट, अनएक्सप्लेन्ड वगैरह चीजें, इनके ऊपर भी जो है क्या कहते हैं 30 नहीं, इनके ऊपर 70 कितने परसेंट बताया था मैंने, 78% टैक्सेबल होता है। 60 प्लस के 25% का सरचार्ज प्लस के 4% का सेस, तो 78% क्या होता है, टैक्सेबल होता है इस केस के अंदर। तो ये भी आपका होगा चैप्टर 1 में, दोबारा भी कवर होगा ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा। बाकी जो अदर सोर्सेज की इनकम होती है उस पर नॉर्मल क्या लगता है, स्लैब रेट लगता है। इसके अलावा ये सारी कंडीशन सबके लिए सेम है कि भाई जो ये इनकम है ना, चाहे लॉटरी की इनकम हो, चाहे ऑनलाइन गेम्स की इनकम हो, इनके अगेंस्ट कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, ना ही कोई डिडक्शन मिलती है, ना ही ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक स्लैब, यानी कि ना ही स्लैब का फायदा मिलता है। मान लो मेरे को लॉटरी से 3 लाख रुपए की कमाई हुई, तो मेरे को 0 से 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट, ऐसा नहीं होगा, सीधा 3 लाख के ऊपर 30% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ना ही कोई लॉसेस जो है क्या कहते हैं अपना अलाउ होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको करा चुका हूं। और ये घोड़ों वाला जो है, घोड़ों को मेंटेन करना, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ये भी जो है क्या कहते हैं टॉपिक दोबारा सेट ऑफ चैप्टर में भी आएगा, और इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मैं अननेसेसरी इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, कोई अमेंडमेंट है नहीं। ये चार्ट सिर्फ रिवीजन के लिए था, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ, सैलरी के साथ। बाय बाय।